चलो आगे से अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्रबंध एवं प्रशासन से संबंधित विचारधाराएं, ठीक है। इसके दो होते हैं, प्रशासन प्रबंध जो है प्रशासन से संबंधित दोनों एक है या अलग अलग। इसके संबंध में विचार निम्न प्रकार से। पहला, प्रबंध तथा प्रशासन एक दूसरे के पर्यायवाची है ना। पर्यायवाची का क्या मतलब होता है? जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पर्यायवाची कहलाता है। जैसे कि जल हो गया, पानी हो गया, नीर हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध तथा प्रशासन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। इस विचारधारा के समर्थक हेनरी फेयल, न्यूमैन, कुर्टज एवं ओडोनेल, एनल आदि प्रमुख है। इस संबंध में डॉक्टर किम्बाल का कहना है, प्रबंध व प्रशासन के मध्य अंतर करना भ्रम को बढ़ावा देना है। मतलब कि किसी भ्रम यानी कि हम किसी गलत राह पर चलना है ना, या किसी के साथ धोखाधड़ी करना, तो वो भ्रमिक कहलाता है इस टाइप का। तो उस चीज़ को बढ़ावा देना, अगर दोनों में अंतर किया हम दोनों के बीच में, तो ठीक है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची है। प्रबंध शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में किया जाता है, जबकि व्यावसायिक जगत में प्रबंध शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आया तुम लोगों को कि प्रशासन शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है? सार्वजनिक यानी कि सरकारी कामकाजों से रिलेटेड कार्यों में किया जाता है, और जो प्रबंध शब्द का जो प्रयोग है उसको हम व्यावसायिक कार्य में करते हैं। तो वो दोनों क्या हुए? एक दूसरे के पर्यायवाची हुए। तो इसलिए दोनों में हम अंतर नहीं कर सकते। अगर दोनों में किसी ने अंतर कर दिया तो वो क्या है? गलत है धारणा। इस संबंध में हेनरी फेयल का कहना ही है, किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए प्रत्येक संस्था को नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियोजन यानी कि योजना बनाना, संगठन यानी एकत्रित करना जो भी चीज़ें हैं, निर्देशन यानी कि दिशा निर्देश दिखाना, समन्वय यानी कि बात करके तालमेल बनाना, संबंध स्थापित करना, नियंत्रण यानी कि उस चीज़ को नियंत्रण यानी कि कंट्रोल में रखना। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है, ठीक है। तथा सभी को समान सिद्धांतों का पालन करना होता है। इन दोनों में अंतर करना व्यर्थ होगा। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ब्रेच के अनुसार प्रबंध तथा प्रशासन इन दोनों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। कुछ बड़े व्यावसायिक संगठनों में प्रशासन शब्द का प्रयोग प्रबंध के उच्चतरीय क्रियाओं के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसके पीछे कोई विश्लेषणात्मक कारण नहीं होता, ठीक है। मतलब कि प्रशासन जो शब्द है उसको बहुत बड़े बड़े स्तर पर जो काम किए जाते हैं या प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है ना, तो उसके लिए यूज़ में लाया जाता है। इसमें कोई विशेष कारण यानी कि कोई एकदम विशेष प्रभाव या स्थिति के लिए नहीं होता है, अपितु यह प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के मन को तरंग अथवा प्रतिष्ठान की झूठी भावना के कारण होते हैं, ठीक है। इसका जो प्रशासन शब्द का जो हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये क्या होता है, जो जनता होती है उनको मतलब उत्साहित करने के लिए, है ना, उनको जो भावनाएं मतलब कि उनसे जो वादे किए जाते हैं ना। अब बहुत से नेता लोग ऐसे होते हैं जो वादे करके भूल जाते हैं, है ना। उनको सत्ता मिल गई, उसी से काम रहता है उनको। तो उस सत्ता को पाने के लिए लोग बहुत से नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाने का विचार रखते हैं हमारे सामने। बहुत से हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं उस वक्त पर, है ना। लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाते हैं उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये इसी से मतलब कि ये क्या है, झूठ की भावना के कारण होता है, ठीक। फिर उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबंध व प्रशासन में मात्र शब्दों का अंतर है, दोनों के कार्य एवं व स्वभाव समान है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम बस अलग है, बाकी दोनों के काम क्या है, सेम एज है, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं, घर के नाम होते हैं और बाहर के नाम अलग होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही है ना, काम तो वो वही करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि उसका नाम अगर घर में क्या बोलते हैं रिया है तो वो घर में अलग काम करेगी, या घर में उसकी मेंटालिटी अलग दिखाई जाएगी, और उसका नाम स्कूल या बाहर में कुछ और है तो वो बाहर कुछ और रिएक्ट करेगी, है ना, नाम के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है, वो व्यक्ति है ना, वो एक ही पर्सन है, तो उसकी मेंटालिटी सब कुछ क्या होगा, एक ही होगा, ठीक। कल यहाँ पास टॉपिक छोड़े थे प्रबंध के कार्य से। तो प्रबंध के बहुत सारे कार्य अलग अलग लेखकों के द्वारा दिया गया है। पहला है उर्विक के अनुसार तो नियोजन संगठन का मतलब पता है, आदेश यानी कि दिशा निर्देश, समन्वय यानी कि बातचीत करना, संदेश वाहन यानी कि
जो हमारे पास माल है उससे रिलेटेड या किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड पूछना रहता है कि कैसा है, किस टाइप का है, तो उसको कहते हैं संदेशवाहन। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाना। फिर पूर्वानुमान लगाना, यानी कि हम अपने हिसाब से जो पूर्वानुमान लगाते हैं ना कि हमारे को इस साल किस तरह का प्रॉफिट होगा, या वो कोई वस्तु किस टाइप की होनी चाहिए या कितने की होनी चाहिए, उससे रिलेटेड अनुसंसाधन, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी संसाधन होते हैं जो अप्राकृतिक होते हैं वो। फिर ब्रैच के अनुसार नियोजन, प्रेरणा, यानी कि उसको नियोजन यानी कि योजना बनाना, प्रेरणा यानी कि किसी चीज़ से उसको उत्साहित करवाना, प्रेरित करना किसी चीज़ के लिए, है ना, तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, प्रेरणादायक बन जाता है। ठीक है, गर्व की बात होती है। फिर समन्वय, नियंत्रण। डोनेल के अनुसार क्या क्या है, नियोजन, प्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण। हेनरी फ्योल के अनुसार नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण। मैसी के अनुसार निर्णय लेना, संगठन, स्टाफिंग यानी कि नियुक्ति करना। ठीक है, स्टाफ की, नियोजन, नियंत्रण, संदेशवाहन, संचालन। तो ये सारे पॉइंट पीछे भी अपन पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसका ये डील में दिया हुआ है, इसको एक बार तुम लोग फिर से देख लेना। बार बार वही रिपीट है, मैं नहीं समझा रही हूँ, है ना। संदेशवाहन इसमें से देख लेना, ये सारा सब कुछ देख लोगे, कर लोगे। समन्वय जो मैंने बताई थी, बातचीत करना, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, है ना, दिन ब दिन जो विचारधारा है वो एक दूसरे से प्रेरित करवाना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें भी बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई है, वो परिभाषा तुम लोग देख लोगे। ठीक है, समन्वय के लक्षण देखो, यह प्रबंध का कार्य मात्र ही नहीं अपितु सार भी है, मतलब कि स्टार्टिंग भी है, यानी कि स्टार्ट जो अपन प्रबंध करते हैं, प्रबंध का जो नियम कानून लागू बनाने का जो काम का चालू होता है वो सार कहलाता है, यानी कि प्रारंभ कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। समन्वय का कार्य उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। समन्वय का उद्देश्य व्यक्तियों के कार्यों में एक रूपता व सामंजस्य लाने का कार्य, यानी कि सबको एक जैसे बनाने के लिए, सबकी सोच थिंकिंग एक जैसे और एक साथ काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है बातचीत। ठीक है, समन्वय वहाँ संभव होता है जहाँ अनेक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत होते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई एक अकेला व्यक्ति खुद से बातें नहीं कर सकता, खुद से कभी संबंध स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, खुद को नहीं ऐसा समझने का प्रयास कर सकता। 2-4 लोग जब होते हैं तभी बातें होती है। ठीक है, और तभी बातचीत होती है, तो उससे पता चलता है सबकी विचारधारा की कौन किस टाइप का सोचता है ना। यह सहकारिता से अलग है। ठीक है, अब समन्वय की प्रकृति दी गई है, तो प्रकृति भी बहुत सारे पॉइंट में है। समन्वय संस्था के शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायी होता है, यानी कि प्रबंध का क्या होता है, उत्तरदायित्व, यानी कि शीर्षक, तुम जैसे निबंध में शीर्षक निकालते हो ना, समन्वय क्या है, शीर्ष है, वही है शीर्षक। संबंधित कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, किसी भी कार्य के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। यह एक तरह की प्रक्रिया है। ठीक है, सतत प्रयत्नशील रहने वाला है, मतलब कि वो खुद ब खुद हो जाता है। 2 लोग अगर आमने सामने खड़े रहेंगे तो कुछ देर तक बात नहीं करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, बात करने स्टार्ट कर देंगे। 2 लोग कोई कमरे में बंद कर देंगे, थोड़ी देर के बाद वो लोग क्या करेंगे, बात करने स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे को समझना चालू कर देंगे, है ना। तो ये क्या है, खुद से होने वाली प्रक्रिया है। सामूहिक प्रयास है ये, है ना। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति है ये। संस्था के लक्ष्यों का ज्ञान होना, इससे क्या होता है, संस्था के लक्ष्यों यानी कि जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं संस्था में लाभ ही होता है अधिकतर। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का ज्ञान होता है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद है समन्वय का सार। समन्वय प्रबंध का सार है, रचनात्मक व सृजनात्मक शक्ति है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लेना। अच्छा, डायग्राम से याद है, मैं कल तुम लोगों को कुछ डायग्राम बनाने के लिए बोली थी, अभी मैं देखती हूँ तुम लोग कौन कौन बनाए हो। ये सारा सब कुछ पढ़ लोगे, कल कुछ नहीं समझ आएगा तो फिर पूछ लेना, नहीं तो अदरवाइज ये चैप्टर पूरा क्लियर आउट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है प्रबंध के सिद्धांत। अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि प्रबंध की प्रकृति व महत्व, है ना। अब सिद्धांत पढ़ेंगे उसके, यानी कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं या कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, ये सारा सब कुछ उसके अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो प्रबंध की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर है कि प्रबंध के सिद्धांतों का अनुसरण कैसे और कहाँ तक किया गया है। मतलब कि प्रबंध सफल है या असफल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रस्तावना दिया है, किसी भी कार्य की सफलता के लिए उस कार्य से संबंधित आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। आचार संहिता अलग अलग हो सकती, किंतु सभी का निष्कर्ष एक होता है। जैसे राम कहाँ या रहीम,
नाम अलग अलग है किंतु दोनों से परिणाम एक समान निकलते हैं। उसी प्रकार अब देखो भाई, राम और रहीम दोनों ही क्या है, भगवान के ही है। राम जो है वो भी भगवान की देन है और रहीम भी है वो क्या है, भगवान ही है एक तरफ से, लेकिन बस इनके धर्म अलग है ना, इनकी पहचान अलग है। बाकी दोनों से परिणाम क्या निकलता है, सेम निकलता है। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के विकास हेतु अलग अलग मार्ग बताए हैं और उन सभी परिणामों का एक ही है। प्रबंध के क्षेत्र में जिन प्रमुख प्रबंध शास्त्रियों का योगदान महत्वपूर्ण है उनमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, उर्विक H.L. गेट, गिलब्रेथ इम्ब्रसन, जॉर्ज एल्टन मायो एवं मैरी पार्कर फोलिट प्रमुख है। उपरोक्त प्रबंध शास्त्रियों में टेलर एवं फ्योल का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हेनरी फ्योल का प्रबंध के सिद्धांतों का जनक तथा टेलर को विज्ञान प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो जो हेनरी फ्योल उसको प्रबंध के सिद्धांतों का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, और जो टेलर है उसको वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। तो अब इसके आशय मैं पढ़ाती हूँ, परिभाषा आप लोग कर लेंगे। किसी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती है। इसका पालन करते हुए कार्य संपन्न करने में काफ़ी सुविधा होती है। अतः इन परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, हमारे ये सिद्धांत के खिलाफ है, हमारे उसूल के खिलाफ है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सिद्धांत यानी कि हम वो उनके नियम, रूल्स, रेगुलेशन के खिलाफ होते हैं। ठीक है, प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था व प्रबंध की सफलता हेतु कुछ मान्यताओं के आधार पर कार्य किया जाता है, जिन्हें प्रबंध के मार्गदर्शक कहते हैं। प्रबंध हेतु बनाए गए मार्गदर्शक के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो अब ये जो परिभाषाएं दी गई है ये आप लोग क्लियर आउट कर लोगे, खुद से पढ़ लेना। ठीक, शायद तो समझ में आ गया होगा। जो परंपराएं होती है, जो रीति रिवाज होते हैं, जो नियम कानून होते हैं, ये भी क्या होता है, व्यवसाय में भी होता है, प्रबंध में भी होता है। ठीक है, तभी प्रबंध क्या होता है, सफल होता है। प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति व विशेषता, तो देखो क्या है, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, मतलब कि जो सिद्धांत है वो सभी को मानना होता है, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति के हैं। प्रबंध के सिद्धांत गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते हैं। इसके सिद्धांत अन्य भौतिक व रसायन तथा गणित शास्त्र की तरह स्थिर नहीं होते, क्योंकि ये क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ते रहता है या समय प्रगति करते रहता है, वैसे वैसे इसके सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं या बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, गत्यात्मक है। फिर मानवीय व्यवहार पर केंद्रित। अब प्रबंध जो मनुष्यों के व्यवहार पर केंद्रित होता है, क्योंकि मनुष्य ही इस काम को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन पर केंद्रित होता है। प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष, अर्थात किसी संगठन की आवश्यकता अनुसार इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इन्हें लागू करना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक समाज, संगठन, संस्था की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार के इनके भी संगठन, यानी कि जो जिस धर्म जाति का होता है उसके हिसाब से वो वस्तुएं निर्मित की जाती है। तो उनके सिद्धांत क्या होते हैं, मतलब कि उनके रूल्स रेगुलेशन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके आगे है क्या है, प्रशासन प्रबंध के ऊपर है। मतलब कि जो प्रशासन यानी कि सरकारी कामकाज जो है वो क्या है, प्रबंध के ऊपर है। मतलब कि जो प्रशासन है वो क्या करता है, सोच परख करके उस चीज़ के लिए सुझाव देता है ना, और उससे लिखित सूची को क्या करता है, प्रस्तावित करता है, और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद उस पर जो किया गया कार्य है या जो भी उसके आगे की जो भी क्रियाकलाप होती है वो क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि जो प्रशासन है वो क्या है, प्रबंध के ऊपर है। जब तक प्रशासन उस चीज़ को नहीं अलाउ करेगा, है ना, तब तक के प्रबंधक अपना वो कार्य नहीं कर सकता। वो कंपनी उस कार्य, किसी भी वस्तु का अगर निर्माण होता है तो सबसे पहले प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है, उसको वेरीफाई करवाया जाता है, क्योंकि ऐसी कोई सा भी प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो प्रशासन जो है वो प्रबंधक के क्या है, प्रबंध के क्या है, ऊपर है। तो इसको डिटेल में पढ़ लोगे। फिर प्रशासन के अंग, प्रबंध प्रशासन के अंग दिए गए हैं, जिसको 3 भागों में बांटा है, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च मध्य में क्या होता है, नीति निर्धारण, यानी कि प्रशासन द्वारा जो भी नियम, रूल्स, रेगुलेशन बनाए गए हैं उस चीज़ के लिए वो निर्धारित करना। फिर उसके बाद मध्य वर्ग के अंतर्गत आएगा, जो कि नियोजन, संगठन, निर्देशन के अंतर्गत होता है, नियंत्रण के अंतर्गत होता है। और निम्न स्तर के अंतर्गत आ जाएगा उसका पर्यवेक्षण करना या निरीक्षण करना, मतलब कि उस चीज़ की जांच पड़ताल करना। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, निम्न वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा।
ठीक है। अब ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ लोगे, बहुत सिंपल सा है। अंतर भी पढ़ लोगे क्योंकि मैंने प्रबंध व प्रशासन में अंतर बता दी हूँ। डायग्राम यहाँ पर एक दिया हुआ है जिसमें प्रशासन और प्रबंध दो तरह के डायग्राम दिए हुए हैं। तो देखो जो ऊपर का जो पॉइंट है वो तुम अंतर यहाँ पर लिखना, मतलब स्टार्टिंग में अंतर आ जाएगा और यहाँ दो भागों में उसको डिवाइड करोगे। ऐसा ना बना करके तुम लोग इस तरह से भी बना सकते हो, दो भागों में डिवाइड करोगे। यहाँ पर आएगा प्रशासन, यहाँ पर आएगा प्रबंध। तो प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है? उच्च स्तरीय कार्य। उच्च स्तरीय में मैंने बताई थी कि क्या क्या कार्य आता है, नीतियों का निर्धारण करना। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय कार्य हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा उच्च स्तरीय कार्य हो जाएगा और फिर उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? नीतियों व उद्देश्यों का निर्धारण करना आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा सेकंड क्या था? यहाँ पर प्रबंध। तो प्रबंध के अंतर्गत दो आएंगे, कौन कौन सा? मध्य और निम्न। और उसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? एक एक आएंगे। तो इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हो। कल सबके सब जिस तरह का ये वाला मैंने जो डायग्राम समझाई हूँ ये बना करके अपनी कॉपी में, ठीक है, फोटो क्लिक करके मेरे को सेंड करोगे। ये सारा सब कुछ पढ़ लेना क्योंकि जितना भी हम पढ़े सब कुछ वही है। ये वैसे ही एक डायग्राम एक ये है, ठीक है, प्रशासन और प्रबंध करके। ठीक है, प्रशासन के अंतर्गत क्या आ जाएगा? चिंतन कार्य, मतलब कि वो सोच समझ के उस चीज को क्या करता है? प्रस्तावित करता है प्रशासन। ठीक है, क्योंकि किसी को भी इस चीज से क्षति या हानि नहीं होनी चाहिए, इसीलिए क्या होता है? प्रशासन का कार्य क्या होता है? चिंतन का कार्य होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं? प्रबंध। तो प्रबंध का कार्य क्या होता है? उस चीज को प्रस्तावित करने के बाद सरकार द्वारा जो मनन चिंतन सोच विचार करके जो प्रस्ताव सुझाया गया है उसको सुझाने के बाद, वेरीफाई होने के बाद क्या करना? उस कार्य को आगे बढ़वाना किसका कार्य होता है? प्रबंध का कार्य होता है। ठीक है, बाकी ये सारा टॉपिक पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। प्रबंध के स्तर। तो प्रबंध के स्तर जो है प्रथम द्वितीय होते हैं। ठीक है, प्रथम के अंतर्गत क्या रहता है? व्यवसाय के स्वामी जो पूंजी लगाते थे, है ना, और द्वितीय यानी कि पर्यवेक्षक या प्रबंधक जो व्यवसाय को संचालित यानी कि उसकी देख रेख करते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है। तो इसके अंतर्गत देखो नीचे में दिए गए उच्च निम्न और मध्य स्तर। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्वामी आ जाएगा और अंशधारी। तो स्वामी में उच्च स्तरीय का पहला आएगा। तो उच्च स्तरीय के जो स्वामी होते हैं यानी कि जो हाई लेवल के होते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं? मुख्य अधिशासी, मतलब कि जो वहाँ का मेंबर होगा, मुख्य, या फिर क्या बोलते हैं वहाँ का जो मालिक होगा वो। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, वरिष्ठ अधिशासी और महाप्रबंधक कहलाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ हो जाएंगे। फिर इनके बाद आता है मध्य स्तरीय। इसके अंतर्गत क्या आएगा? विभाग अध्यक्ष, मतलब उस विभाग अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता है तो उस सेक्शन का जो अध्यक्ष होगा वो, उसके अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो उसके कार्यकाल में कौन काम करेगा? उप विभाग अध्यक्ष कहलाएगा। फिर उत्पादन के तकनीकी अधिकारी। ठीक है, फिर निम्न के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कार्यालय प्रबंध अधीक्षक और जनरल फॉरमैन यानी कि जो वहाँ का काम करने वाला व्यक्ति। फिर फॉरमैन, ठीक है, नॉर्मल कर्मचारी जो काम करते हैं। और प्रथम लाइन पर्यवेक्षक, मतलब कि इन सब चीज़ों को देख रेख करने वाला पर्यवेक्षक। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल से सारा सब कुछ पढ़ लेना, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं कल क्लियर कर दूंगी। मैं भी तुमको सब समझ आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही तुमको बहुत डिटेल के साथ मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अब अपन लोग कहाँ से पढ़ेंगे? कल पेज नंबर 26 में ये प्रमुख कार्य से पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, इसके आगे से कल सापेक्ष प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया टूथब्रश और टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट को हम क्या करते हैं? दांत में लगाते हैं, ब्रश को भी दांत में लगाते हैं, लेकिन दोनों के काम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, है ना। वैसी सेम एस क्रीम होती है ना, फेयरनेस क्रीम अलग होती है और नॉर्मल की क्रीम अलग होती है। लोगों की स्किन के हिसाब से क्रीम अलग होती है, इंस्ट्रक्शन के साथ वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? जैसे जो चीज़ उसके हिसाब से उसके सिद्धांत होते हैं। ठीक है, समान महत्व यानी कि सभी को क्या दिया जाता है? समान महत्व दिया जाता है। एक समान का सिद्धांत होता है, एक समान के महत्व दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या ये फेयरनेस क्रीम है और ये टूथपेस्ट है तो दोनों को अलग अलग, भी दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो दोनों को एक बराबर महत्व दिया जाता है। कारण व परिणाम से प्रभावित। प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण व परिणामों से प्रभावित रहे हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत यह बताते हैं कि किसी विशेष निर्णय का संस्था की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, कारण और परिणाम मतलब कि हमने कोई वस्तु निर्मित करी है तो उसको बेचेंगे तो उसका हम परिणाम पूछेंगे। हमको उसका, हम अगर इतना साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम दिलाते तो हम क्या करते हैं? लास्ट में
एग्ज़ाम दिलाने के बाद परिणाम की प्रतीक्षा करते कि नहीं, हमारा परिणाम यानी कि जो फल है, प्रतिफल है, वो कैसा आया होगा, ठीक है। और अगर हम सप्ली आए हैं या हमारा नंबर कम हुआ है तो वो क्यों, किस कारण हुआ होगा, तो दोनों क्या करते हैं, संस्था की स्थिति बताते हैं, ठीक है। अब प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता व महत्व, कार्य क्षमता में वृद्धि। अब भाई अगर रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाएंगे, सबको उसके हिसाब से बांट दिए जाएंगे तो क्या होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उस कार्य को करने में वो कार्य जल्दी जल्दी संपूर्ण होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रशिक्षण के में सहायक। अब भाई ये जो रूल्स रेगुलेशन बने, अब नया व्यक्ति है, कितना भी सीखा हुआ इंसान क्यों ना, लेकिन वो क्या होता है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लाइक जैसे कि अब भाई आजकल PGD से लोग करके बैठ जाते हैं, टैली करके बैठ जाते हैं, ठीक है भाई कर लिया उन्होंने, लेकिन जब वो उस फील्ड में जाते हैं तो उसको वो काम सीखना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह के अलग अलग काम होते हैं। फिर उसके बाद है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। अब भाई वास्तव में सिद्धांतों के माध्यम से ही प्रबंध को परिभाषित किया, अर्थात प्रबंध क्या, इसका विस्तृत ज्ञान सिद्धांतों के अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है। भाई जिसके रूल्स रेगुलेशन जितने ज़्यादा अच्छे, जितने ज़्यादा मजबूत, उसके सिद्धांत उतने ज़्यादा अच्छे, तो उसका ज्ञान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि भाई रूल्स रेगुलेशन अगर कोई व्यक्ति बनाया है, कौन बनाएगा, ये प्रबंधक बनाएगा, है ना। तो भाई उसको उस चीज़ का नॉलेज होगा, उस चीज़ का ज्ञान होगा, तभी तो वो उस चीज़ को फॉलो करवाता है सभी से, ठीक है। अनुसंधान में सुविधा। अब अनुसंधान में सुविधा होती है समय के साथ साथ, ठीक है, जैसे कि कर्मचारियों, श्रमिकों की वस्तु स्थिति का ज्ञान, वस्तु स्थिति ज्ञात की जा सकती है ना। अब भैया किसी किसी का माइंड क्या होता है, शार्प होता है, किसी किसी का थोड़ा शार्प होता है ना, कोई जल्दी दिमाग दौड़ा लेता है, कोई नहीं दौड़ाता, तो ये इन सब चीज़ों से पता चल जाता है, ठीक है। फिर सामाजिक लाभ, भाई समाज को इससे लाभ होते हैं क्योंकि श्रमिक, कर्मचारी, क्रेता, विक्रेता, सब बंधक सभी रहते हैं, ये व्यापारी, व्यावसायिक, प्रबंधक सभी रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का विशिष्ट सामाजिक महत्व होता है, इन सिद्धांतों का सामाजिक व व्यावसायिक व्यवहार प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मनुष्य उस चीज़ का उपभोग करेगा तो वो समाज से रिलेटेड होगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो ये समाज को लाभ प्रदान करता है, ठीक है। अब उसके बाद प्रबंध के क्षेत्र में फ्यूल का योगदान, तो ये फ्यूल की मतलब कि जीवन परिचय दिया है फ्यूल का, जिसको आप लोग पढ़ेंगे, है ना, ये तो मैं नहीं बता सकती। और फ़िलहाल तो आज इतना जीवन परिचय पढ़ लोगे और योगदान देख लोगे, सेम वही है जो मैंने, देखो ये सारा सब कुछ वही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो एक बार ही देख लोगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझा दूंगी। और ये 14 सिद्धांत जो है फ्यूल के, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छा होगा इसको पढ़ लोगे तो फिर ये भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी ये मैं कल क्लियर करा दूँगी, ठीक है। इतना बर्डन तुम लोग को भी नहीं देती, चलो ठीक है।